हेलो दोस्तों, आज हम नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कुछ अंतरें बता रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक VVI है। और नाभिकीय संलयन है, विखंडन है, उसका उत्तल लेंस अवतल लेंस में उत्तल लेंस अवतल लेंस का भी हम अभी बताएंगे। उसके बाद धातु अधातु है, ये हम भी बताने जा रहे हैं। अच्छा ढंग से ध्यान से थोड़ा देखना है। पहला है नाभिकीय विखंडन। पहला क्या है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन क्या होता है ये पहले समझना है। विखंडन, मान लो कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है। क्या होती है? बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है। तो ये हो जाता है क्या चीज? संलयन। क्या होती है? संलयन। ये होती है संलयन। अच्छा, विखंडन। विखंडन क्या होता है? तो अन्य छोटे छोटे धातुओं विखंडन, एक बड़ा सा धातु मिलकर अन्य छोटे छोटे नाभिक में विखंडित होती है, तो उसी को कहते हैं विखंडन। अब देखो, विखंडन नहीं समझ में आए तो जैसे देखो बम होता है। बम को क्या करते हैं? बम को ये छुच्छी में जैसे कि हम धराएं, तो ये इसमें धराएं तो ये क्या होते हैं? फूटता है। फूटने के बाद अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है? विभक्त हो जाते हैं। तो उसी को विखंडन पढ़ना है। उसी को क्या करते हैं? विखंडन पढ़ना है। संलयन देखो, फिर संलयन समझना है। अन्य छोटे छोटे अणु मिलकर क्या होती है? न्यूट्रॉन मिलकर क्या होता है? एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है। उसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। जैसे कि नाभिकीय संलयन पूछेगा तो सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सूर्य है नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद पहला से हम देख रहे हैं कि कहता है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। क्या कहता है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो होती है केवल भारी तत्वों के नाभिक में ही होती है। सही बात है। यानी कि विखंडन कब होगा? जब छोटा छोटा होगा तो विखंडन हो नहीं सकता। बड़ा होगा तब तो विखंडित होगा, छोटे छोटे में टूटेगा। ऐसे समझना है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया केवल हल्के यानी कि हल्के तत्वों के नाभिक से होते। ये क्या है? ये हल्के यानी कि छोटे छोटे मिलकर क्या होते हैं? एक बड़ा का निर्माण करता है। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा। कम से कम 4 गो रखना है याद। हम बहुत सारा बताए हुए हैं लेकिन 4 गो याद रखना है। कहता है इस प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होते। इसमें क्या होते है? ऊर्जा की प्रतिशत क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इसमें क्या होती है? अधिक होती है, इसमें कम। ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता मतलब क्या? ऊर्जा को परिवर्तन जो करता है इसमें बहुत कम होती है, इसमें अधिक होती है। जैसे कि सूर्य देखो, सूर्य में कितने ऊर्जा होती है? एक संलयन हुआ भी क्रिया कितना ज़्यादा ऊर्जा है। सेम उसी प्रकार समझना। तीसरा है इस प्रक्रिया ताप के साधारण मात्रा पर भी कराई जा सकती है। साधारण ताप पर भी कराई जा सकती है ये प्रक्रिया। और ये साधारण ताप पर नहीं, ये उच्च ताप पर कराई जा सकती है। ठीक है, ये किस ताप पे? उच्च ताप पे कराई जा सकती है। नेक्स्ट देखना है। चला, कहता है कि इस प्रक्रिया यानी कि इस क्रिया को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिसे नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसे बम में मान लो कि एक बार ये बम है, तो बम अगर एक बार लग गया तो ये बम है, बम में आग अगर लग गया तो क्या ये जब फूट गया तो ये नियंत्रित हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इसको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट है इस प्रक्रिया में ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें होता है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है इसमें? इसमें 200 होती है, इसमें 200 मेगा वोल्ट होती है। इसमें होता है 24 उत्पन्न कितना? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट है
इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, यानी कि इसमें भी क्षति होती है, इसमें भी क्षति है, दोनों की होती है। परमाणु नाभिक यानी कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु क्या है? नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। ये विखंडन मतलब बिखरना, क्या होती है? बिखरना। और संलयन मतलब एक जगह होना, यानी कि छोटे छोटे मिलकर क्या होता है? एक लय। संलयन और विखंडन में समझ में आ गया होगा। पूछेगा नाभिकीय संलयन तो इसी प्रकार लिख देना है, नाभिकीय विखंडन इसी पर, नाभिकीय संलयन पूछेगा तो दो अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनों मिलकर बड़ा सा इलेक्ट्रॉन यानी कि बड़ा सा नाभिकीय इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं अन्य दो यानी कि भारी तत्वों को, यानी कि भारी क्या है विखंडन कैसे बनाएगा? तो ये अन्य छोटे हैं और एक संलयन होकर बड़ा बनता है, तो कहते हैं संलयन, और उसी को बड़ा को छोटा में फिर विखंडित किया जाता है, छोटे टुकड़ों में किया जाता है, तो क्या होती है? विखंडन होता है। क्लियर? समझ गया? अब देखो धातु और अधातु वो बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहले ये देखो धातु और अधातु पहचानने का थोड़ा नियम देखो। धातु और अधातु जैसे कि हम पूछ देंगे कार्बन कथी हुआ, मैग्नीशियम कथी हुआ, ऑक्सीजन क्या है, हीलियम क्या है, तो इसमें तो थोड़ा कुछ परेशानी होती है, तो इसमें अभी से नहीं परेशानी होगा। देखो लिखना है ये छोड़ो, जिस 30 लगाएंगे। देखो धातु के पहचानने का नियम कहता है कि जब कोई भी तत्व के साथ यम लगा रहे, कोई भी तत्व के साथ यम लगा रहे वह धातु होता है। जैसे देखो यम लगा रहा है, जैसे कि सोडियम, देखो यम लगा रहा है तो ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्या हुआ? पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? धातु है। और धातु को पहचानने का देखो, जिसमें इंजन लगा रहे, जैसे कि ऑक्सीजन, जन लगल है, इंजन हुआ ना, जन, यानी कि जिसमें इंजन लगा रहे ये कथी है? अधातु है। बात समझ में आ गया धातु अधातु को। अब देखो इसमें इसका थोड़ा ध्यान, कहता है कि धातु अघात वर्ध्य होता है, इसको पीट कर और पतली चादर बनाई जा सकती है। यह तन भी होती है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे देखो सोडियम, देखो अपवाद में है ये सोडियम, ये जो है ये अपवाद में देखो इसमें है कि धातु यानी कि पीट कर क्या है? चादर के रूप में ढाला जा सके, बनाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? धातु। अधातु में देखना है कि यानी कि अधातु न तो अघात वर्धनीय होता है, न ही तन्य होता है। उदाहरण के लकड़ी और कोयला। अधातु जैसे कि देखो लकड़ी को हम पीट कर तो हम नहीं बना सकते हैं, चौड़ा लंबा पतला तो चादर के रूप में नहीं बनाया जाए, लेकिन हम इसको बनाया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है अघात वर्धनीय सोना को। किसको माना जाता है? सोना को माना जाता है। क्लियर? उसके बाद देखो ये कहता है कि सभी धातुओं में धात्विक चमक होते हैं, सही बात है। अब कहता है इनमें धात्विक चमक नहीं, बात है, ठीक है। कहता है कि धातु आमतौर पर कठोर होता है। धातु क्या होता है? कठोर होता है। और धातु कहता है और धातु अपेक्षाकृत कथी होती है? नर्म होती है। क्या होती है? नर्म होते हैं। उसके बाद आ जाओ, कहता है ये सामान्य ताप पर ठोस होती है। क्या होती है? सामान्य ताप पर ठोस और तरल अवस्था में होता है।
और तरल अवस्था में होता है। धातु चोट लगने पर एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए ये स्कूल की घंटी। सही बात है। उसके बाद ये कहते हैं धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, और धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, ये भी सही है। कहता है कि इसका घनत्व उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होती है? उच्च होता है। और इसका घनत्व क्या होती है? इसका घनत्व निम्न होती है, यानी कि कम होती है। उसके बाद कहता है ये धातु के सुचालक, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्लियर? कहता है ये धनायन होते हैं, ये क्या होता है? ऋणायन होते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ये धनायन, ये ऋणायन होते हैं। अब देखो अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार हम इसे पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन अंतर है तो कुछ बता देते हैं। देखो इसमें क्या है, एक साथ ये लाइन अप खींचना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14। चलो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जिसका pH मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो कथी होगा? ये होगा अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा होगा वो होगा क्षार। ठीक। अब बीच में है वो होगा उदासीन होगा। क्लियर? बात आ गया होगा समझ में। ये हो गया अम्ल क्षार, ये हो गया उदासीन। अब देखो कहता है, कहाँ भाग गए? अम्ल धातु न तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखो इसमें कुछ छूटा है। कहता है धातु, चलो उतनी ही धातु तक रखो। अब ये अम्ल क्षार बता दे तो अम्ल क्षार पर आ जाओ। देखो देख लेना है, उसको पॉज करके वीडियो को स्थिर से एक बार अपने से पढ़ लेना। अब धातु इसके बारे में बता दिए तो ये थोड़ा देख लेना। कहता है कि अम्ल और क्षार। अम्ल क्षार क्या है? देखो अम्ल हम बता दिए थे, ऐसे कर कभी हम बताए हैं। और क्षार भी बता दें। देखो अम्ल में क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है? यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। उसके बाद दूसरे नंबर में है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसका कड़वा होता है। कैसा होता है? इसका कड़वा होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है तीसरा, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्षार जो है, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। क्लियर? उसके बाद अगला है चौथा नंबर है, अम्ल जो है फिनोल्फथैलीन के घोल का रंग नहीं बदलते हैं। ये कहता है क्षारक जो है ये फिनोल्फथैलीन के घोल का रंग गुलाबी कर देता है। ये करता है गुलाबी और ये नहीं करता है। ठीक है। ये नहीं करता है, ये करता है। क्लियर? उसके बाद कहता है अम्ल हल्दी के कागज का रंग नहीं बदलता है। अम्ल जो है हल्दी के कागज का रंग नहीं बदलता है और क्षार हल्दी के कागज को रंग को भूरा कर देता है। कैसे? ये भूरा करता है। ये क्या? ये करता है भूरा, ये नहीं करता है। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाओ, अम्ल मेथिल ऑरेंज के घोल को नीला नारंगी कर देती है। क्या कहते हैं? ये अम्ल मेथिल ऑरेंज को घोल को कहते हैं नारंगी के रंग कर देता है और इसका क्षारक मेथिल ऑरेंज के घोल को पीला करता है। ये पीला करता है, ये नारंगी करता है। बात समझ में आया? उसके बाद कहता है अम्ल स्पर्श करने पर चिकने नहीं होते हैं, चिकने नहीं लगते हैं। स्पर्श करने पर, ये छूने पर चिकने नहीं लगते हैं। ये क्षारक कहता है स्पर्श करने पर ये चिकने लगते हैं। चिकने मतलब कि ये छूने के बाद कुछ बालू की जैसा खरखर करता है। ठीक है। ये छूने के बाद खरखर करता है। ये क्या होती है? तेल के जैसा मुलायम होता है। क्लियर? अम्ल तेलों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और क्षार क्या करता है? तेलों के साथ अभिक्रिया
करता है। क्षार क्या करता है, ये तेलों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये तेलों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अम्ल तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्षार अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद 8 रहने तो चला योग एडवांस में लिखा गया, स्पेस नहीं था तो इसीलिए, स्पेस ज़्यादा बच गया था इसीलिए इसको। चलो उसके बाद आ जाओ उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में इसको सही से देखना है। उत्तल और अवतल होता क्या है ये पहले समझना है। देखो उत्तल और अवतल लेंस तो अभी तक पढ़ा है, लेकिन एक बार हमसे भी पढ़ो। देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है, पहले फिगर बनाओ। फिगर क्या होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बनाओ। स्पेस कहीं मिले तो नहीं है, चलो इसी पे देखो। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में देखो ये हुआ उत्तल लेंस और ये हुआ अवतल लेंस। बात समझ में, ये केंद्र है, इस सब का केंद्र है। अब देखो उत्तल लेंस में कहता है, उत्तल लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस एक जगह प्रकाश को मुख्य फोकस से आती हुई एक जगह प्रकाश को क्या करता है, मिला देता है। उत्तल लेंस क्या होती है, एक जगह प्रकाश को एक केंद्रित करता है, एक जगह में प्रकाश को क्या चीज़ करता है, केंद्रित करता है। अवतल क्या का, अवतल भी उसी प्रकार करता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता है, अवतल भी उसी प्रकार करता है। जैसे देखो ये अवतल है तो ये इसको इधर भगा देता है, क्या करता है, ये इसको छिड़िया देता है। अवतल लेंस क्या करता है, छिड़िया देता है, लेकिन इसको मिलने के लिए इसको यहाँ पर आकर सबको मिला देता है पीछे, इसको आगे बना देता है, इसको पीछे बना देता है। तो उत्तल अवतल से उत्तल लेंस में अंतर, उत्तल लेंस में अवतल क्या होगा, अवतल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या है, इसका प्रकाश पुंज गुजरने के बाद एक जगह पे मिला देता है। ये क्या करता है तो फैला देता है, क्या होती है, ये फैला देती है। ये फैला दिया और ये क्या किया, मिला दिया, इसके पीछे मिलाया है, ये भी ध्यान देना। उत्तल लेंस में और क्या है कि इसका कहता है इसके बीच में क्या होते हैं, उठा हुआ रहता है, तो ये उत्तल लेंस बीच में क्या होते हैं, उठा हुआ रहता है। और इसके क्या होते हैं, बीच में धंसा हुआ रहता है, क्या होती है, बीच में धंसा हुआ रहता है, तो ये अवतल हुए। इसमें क्या कहता है, इसका फोकस जो बनेगा, इसका फोकस ऋणात्मक होगा। उत्तल का क्या होगा, फोकस ऋणात्मक होगा, अवतल का फोकस धनात्मक होगा। ठीक है, को दोनों में वस्तु रखा जाएगा, यूज रखा जाएगा, तो यू सम पॉजिटिव ही रखा जाएगा। कथी रखा जाएगा, पॉजिटिव। इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है, यह दूरदृष्टि दोष है, क्या है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ये है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखो चला ये बात भी समझना है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष मतलब समझता होगा दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष में समझना। दूरदृष्टि में समझना, दूरदृष्टि दोष मतलब कि सोचता होगा दूरदृष्टि दोष है, दूर का दोष है, कथी, दूर का, तो दूर एक नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका उल्टा होता है, क्या उल्टा, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु को हम साफ देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या है, हम साफ देख सकते हैं। साफ देखने के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए अगर पूछेगा तो दूरदृष्टि दोष में पूछेगा कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस, यानी कि दूरदृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु को हम साफ देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ देख सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इतना बात समझ गया होगा। अब आ जाओ, उत्तल लेंस किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, ये बता दिए, समझ में आ गया होगा। अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारे पर मोटा होगा, ये भी बता दिए।
क्लियर। उसके बाद है यह किरण पुंज एकत्रित करता है, एकदम सही है, करवाए थे। यह किरण पुंज को फैला देता है, ये भी फैला दिए थे हम भी। उसके बाद कहता है चूंकि यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, प्रकाश के किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर जो हम मिला दिए थे, देखा था ना, मिलाता, यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो ये भी हम बता दिए थे कैसे फैलाया था, ऐसे ऐसे करके फैला दिया था, क्लियर। उसके बाद कहता है इसके फोकस बिंदु, यानी कि इसके फोकस बिंदु वास्तविक होते हैं, इसके फोकस बिंदु आभासी होते हैं। इसका होता है वास्तविक, इसका वास्तविक, इसका क्या है, आभासी होता है, क्लियर। उसके बाद कहता है इसके प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, इसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसका प्रतिबिंब अवास्तविक वास्तविक और सीधा और आभासी, वास्तविक नहीं, सीधा और आभासी होता है। बात समाप्त। कहता है फोकस दूरी इसका धनात्मक होता है, बता दिए थे, इसका धनात्मक और इसका ऋणात्मक होता है। उसके बाद है कि लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष निवारण में किया जाता है, एकदम सही है, बता दिए। तो अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, बात समझा। उसके बाद है नेक्स्ट, खत्म हो गया, चला। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस समझ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तल लेंस अभी कौन कौन बताए, उत्तल बताए, अवतल बताए, उत्तल अवतल, अम्ल क्षार, धातु अधातु और नाभिकीय संलयन और विखंडन, दोनों बताए, 4 अभी बताए हैं। 4 में एक चला पूछेगा, कम से कम एक पूछेगा, और यह 3 से 4 नंबर के पूछता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से ठेठी भाषा में जैसे भी बताए हैं उसी प्रकार तुम ठेठी भाषा में याद करने की कोशिश नहीं, अपने से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चला, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी चला, और उसके बाद शेयर भी। थैंक यू।